तो मुझे बताएं, पोलियो पोलियो आप लोगों ने बड़ा सुना होगा, पोलियो होगी। पोलियो किस मोटर न्यूरॉन की लीजन होती है? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन या लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन? वेरी गुड, काफियों को सही पता है। इट इज द लीजन ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो पोलियो है, जो कि बहुत कॉमन डिजीज है, ये पूछा जाता है, ये वाइवा में तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि पोलियो के पेशेंट, और ये गलत सुना दो तो फिर अल्लाह ही हाफिज। और क्योंकि इसमें काफी लोगों को अपर मोटर न्यूरॉन लग रहा होता है और होती है लोअर मोटर। फिजियोलॉजी में नहीं है, बट न्यूरॉन एटमी में अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन आप लोग वो लाजमी कीजिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली मेरे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं उसका बारे में बता देता। अदरवाइज इसकी डॉक्टर नजीब की वीडियो आपको काफी अच्छी मिल जाएगी, डॉक्टर नजीब की वीडियो एटलीस्ट देख लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन का सही से कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आपके लिए सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है। तो पार्किंसंस के मेन पॉइंट बता दिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पार्किंसंस डिजीज के पेशेंट में ना इनिशिएशन बहुत मुश्किल होती है। फॉर एग्जांपल वो चलना चाह रहा है, वो चलना स्टार्ट करना चाह रहा है, बट उससे चल नहीं हो रहा। जो स्टार्ट होता है, स्टार्टअप, वो उसका मुश्किल होता है, वो बहुत स्लो होता है। जब आहिस्ता आहिस्ता एक बारी वो अपनी नॉर्मल पेस पे आ जाता है, वो फिर उसके लिए नॉर्मल हो जाता है, लेकिन उसको स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर लीजन ऑफ द बेसल गैंग्लिया। ये सारे एमसीक्यूज, अब 6 से 7 पॉइंट्स होंगे, ये सारी एमसीक्यूज है। यस, ब्रेडिकाइनेजिया, इसका प्रिसाइज वर्ड ब्रेडिकाइनेजिया। इनिशिएशन ऑफ द मूवमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। सो अब वाइवा में किस तरह पूछा जा सकता है? वाइवा में पूछा जा सकता है, अच्छा एक पेशेंट आया है, उसकी शफलिंग गेट है, शफलिंग गेट है, पार्किंसंस डिजीज, उसकी मूवमेंट इनिशिएट करना उसको मुश्किल हो रहा है। ये एटेक्सिया, वेरी इंपॉर्टेंट, वो सेरिबेलम में होगा। याद रखना, ये दोनों कंफ्यूज किए जाते हैं। पूछा जाता है एटेक्सिया किस में होगा? सेरिबेलम। निस्टिगमस जो है, उसमें भी इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रही है, वो भी एक तरह से एटेक्सिया ही है। एटेक्सिया में क्या होता है? इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है, उसमें पोस्चरल इंस्टेबिलिटी होती है, वो सेरिबेलम में। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब ये पॉइंट्स जो बताने लगा हूँ ये याद रखें। पार्किंसंस डिजीज क्यों होती है? एक और पॉइंट मैं बता देता हूँ। पार्किंसन, difference between Parkinson and Parkinsonism is a viva question. Parkinsonism is something different. मतलब उसमें इस तरह के सिम्टम्स जो इसमें आ रहे होते हैं, वो डिफरेंट डिजीजेस की वजह से अगर शो हो रहे हो तो पार्किंसनिज्म कह देते हैं। और पार्किंसंस डिजीज जो ओरिजिनल पार्किंसन है, इस किसके डैमेज की वजह से होती है? सब्सटेंशिया नाइग्रा, पार्स कॉम्पैक्टा। सही हो गया, ये एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है कोरिया, ये किसके डैमेज की वजह से होता है? इन सब की मूवमेंट्स आप लोग इंटरनेट से लाजमी देखिएगा, ये परफॉर्म करने को समटाइम्स कह देते हैं वाइवा में। कोरिया पुटामैन के डैमेज से। एथिटोसिस, एथिटोसिस इज ड्यू टू द डैमेज ऑफ ग्लोबस पैलिडस। सही हो गया। नेक्स्ट, हेमीबेलिस्मस, हेमीबेलिस्मस इज due to the damage of subthalamic nuclei. नेक्स्ट आ जाता है हंटिंगटन डिजीज। हंटिंगटन डिजीज को मैं एंड पे इकट्ठा भी, एंड पे भी पॉइंट्स हैं, चलो यहाँ पे भी एक पॉइंट है वो बता देता हूँ। हंटिंगटन डिजीज क्यों होती है? डैमेज टू गाबानर्जिक एंड कोलिनर्जिक न्यूरॉन। गाबानर्जिक और कोलिनर्जिक, ये हंटिंगटन डिजीज है। अगर डोपामिनर्जिक हो तो वो पार्किंसंस डिजीज है। सो इसका डिफरेंस है। ये पूछा जाता है कि अच्छा इनकी जो कोज है हंटिंगटन डिजीज और पार्किंसंस डिजीज, इसमें फर्क क्या है? तो आप लोगों ने बताना है। डोपामिन की डैमेज की वजह से होता है हमारे पास पार्किंसंस डिजीज, और हंटिंगटन डिजीज होता है ड्यू टू द डैमेज ऑफ द गाबानर्जिक न्यूरॉन एंड द कोलिनर्जिक न्यूरॉन एज वेल। तो ये हो गया हमारे पास पार्किंसंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
अब आ जाते हैं स्लीप वाला चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। स्लीप में से बहुत कुछ आता है और आप लोग को आना चाहिए। स्लीप वाइवा के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है और जितना एससीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। कोरिया इज ड्यू टू द डैमेज ऑफ फुटामेन और हेमीबिलिस्मस इज ड्यू टू द डैमेज ऑफ सबथैलेमिक न्यूक्लियस। जो स्लीप है, स्लीप वाले में जो इंपॉर्टेंट है वो होती है बीटा वेव। कब होती है बीटा वेव? होती है आप इस टाइम आपकी ईईजी की जाए, यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। ईईजी जैसे ईसीजी होती है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हार्ट की होती है, वैसे ब्रेन की होती है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। अगर आप लोग की इस टाइम की जाए तो आप लोगों की में वेव कौन सी होगी? बीटा वेव। सही हो गया। वेकफुलनेस, अल्फा वेव कब होगी? अल्फा वेव होगी आप बेड पे लेटे हो, बेड पे लेट के आपने आंखें बंद कर ली है, आपको नींद नहीं आई, आंखें बंद की हुई है, अब आपके ब्रेन में अल्फा वेव्स प्रोड्यूस होने लग जाएगी। आंखें खोल ली बीटा वेव, आंखें बंद कर ली अल्फा वेव। तो ये दोनों एमसीक्यूज है। स्टेजेस ऑफ स्लीप के एमसीक्यूज। स्टेजेस ऑफ स्लीप में ये गाइटन में थोड़ी डिफरेंट लिखी है, इंटरनेट पे आपको थोड़ी डिफरेंट मिलेगी, मैं गाइटन की बताऊंगा क्योंकि गाइटन फॉलो होगी। स्टेज वन, स्टेज वन की जो स्लीप है उसको कहते हैं लो वोल्टेज एंड स्पिंडल वेव्स टाइप। ये एक डायग्राम में भी लिखी होगी। स्टेज वन, स्टेज टू एंड थ्री। टू एंड थ्री जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, थीटा वेव। और स्टेज फोर होती है हमारे पास डेल्टा वेव। ये सारी एमसीक्यूज है, कुछ भी पूछा जा सकता है। स्टेज टू एंड थ्री स्लीप थीटा वेव, स्टेज फोर डेल्टा वेव, स्टेज वन वेकफुलनेस की तो बहुत पूछी जाती है, बीटा वेव। फिर अब इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा। आप सोए हुए हो, आपके सोए हुए दो टाइप की स्लीप्स होती हैं। एक होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, एक होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप वो होती है जब आप बड़ी बेचैनी में सोए होते हो, बड़े बेचैन होते हो, और ये बेचैनी वाली स्लीप आपको आती है एनाटॉमी के प्रूफ से एक दिन पहले। तो ये वाली जो स्लीप आपको आई होती है वो होती है रैपिड आई मूवमेंट। आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए आप बड़ा थकावट फील करते हो, आपको प्रॉपर नींद नहीं आती। आपको अजीब अजीब से ख्वाब आ रहे होते हैं, एनाटॉमी का पेपर आप कर रहे होते हो और आपसे पेपर हो नहीं रहा होता, इस तरह के ख्वाब आ रहे होंगे। वो कौन सी स्लीप में आप होते हो उस टाइम? रैपिड आई मूवमेंट। आपको डीप स्लीप नहीं आ रही होती। जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है उसमें जो वेव देखी जाती है बड़ी इंटरेस्टिंगली, वो बीटा वेव होती है। बीटा वेव। सो बीटा वेव वेकफुलनेस में भी होती है बट स्लीप में भी होती है। तो आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि स्लीप में बीटा वेव हो सकती है कि नहीं? तो यस, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में होती है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आप लोग जब प्रॉफ से एक रात पहले सोते हो। नो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जब कभी साल में एक बारी बंदे ने टारगेट बनाया और वो पूरा भी हो जाए तो बड़ी अच्छी नींद आती है, जबकि यूजुअली मेडिकल स्टूडेंट जितना सोचते हैं उतना कभी पढ़ते नहीं है। तो जब पढ़ हो जाए उतना तो बड़े सुकून से जो आप लोग सोते हैं वो नो रैपिड आई मूवमेंट होती है। सो दिस इज वेरी सिंपल थिंग। तो नो रैपिड आई मूवमेंट, जो सुकून से सोए हो तो आपका हार्ट रेट भी सही होगा, आपका रेस्पिरेटरी रेट भी नॉर्मल होगा, आपका मसल्स भी रिलैक्स होंगे, आप बिल्कुल सुकून से सोए होंगे। लेकिन जब ये रैपिड आई मूवमेंट में आएगा तो आपका हार्ट रेट भी वेरिएबल होगा, आपका रेस्पिरेटरी रेट भी वेरिएबल होगा, उसमें बीटा वेव प्रेजेंट होगी। नॉन रैपिड आई मूवमेंट की आगे स्टेजेस है जो कि आप लोगों को बताए हैं। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्लीप के कुछ। और इसमें मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स कब आते हैं? मोस्ट ड्रीम्स आते हैं रैपिड आई मूवमेंट में। मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स रैपिड आई मूवमेंट में होते हैं, नाइटमेयर्स वगैरह डीप में आ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और रैपिड आई मूवमेंट के कुछ और फीचर्स देख लें। रैपिड आई मूवमेंट में शो कर रहा है आई मूवमेंट हो रही है, लॉस ऑफ मसल टोन, फिर उसके बाद प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन भी होती है इसमें, और इसके अलावा होती है पिनाइल इरेक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि रैपिड आई मूवमेंट के हैं।
अब मुझे एक और बात बताएं, नार्कोलिप्सी सुना होगा, ये क्या होता है? ये एमसीक्यूज है, लास्ट ईयर का एमसीक्यूज पॉइंट है, नार्कोलिप्सी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नार्कोलिप्सी और कैटाप्लेक्सी? ये दोनों का बड़ा अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। नार्कोलिप्सी होता है एकदम सडन बाउट ऑफ स्लीप, एकदम नींद आ जाती है, एक्सेसिव स्लीपीनेस। एकदम किस तरह होता है, सुबह सुबह बैठे हुए एकदम हंसा और सो गया। एक मूवी थी, मुझे अब एग्जैक्ट नेम याद नहीं है, एक एनिमेटेड मूवी थी, उसमें एक करेक्टर को नार्कोलिप्सी थी, वो एकदम एक्साइटेड साथ ही सो गई। तो नार्कोलिप्सी एक्सेसिव स्लीप, और ये एमसीक्यूज आता है। और उस टाइम ना दो ऑप्शंस उसमें दिए होते हैं, एक नार्कोलिप्सी एक और कैटाप्लेक्सी। तो जिसने गाइटन पढ़ी होती है उसको भी अगर उसने अच्छे से नहीं पढ़ी हुई तो उसको एक कंफ्यूजन हो रही होती है कि कैटाप्लेक्सी आंसर होगा कि नार्कोलिप्सी। कैटाप्लेक्सी थोड़ा सा डिफरेंट है। कैटाप्लेक्सी होता है उस टाइम जो सडन लॉस ऑफ मसल टोन होती है। जो नार्कोलिप्सी होती है समटाइम खतरनाक होती है, इसमें मसल टोन एकदम बहुत ज्यादा लॉस हो जाती है, और जब मसल टोन लॉस होगी तो पैरालिसिस का खतरा है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो सकता है, बंदा की डेथ हो सकती है। तो कैटाप्लेक्सी इज अ सडन लॉस ऑफ द मसल टोन, द नार्कोलिप्सी इज द एक्सेसिव स्लीप। तो दिस बोथ आर द एमसीक्यूज पॉइंट्स। और द कॉज ऑफ द नार्कोलिप्सी is the loss of orexin signaling. Very important. orexin signaling अगर कम हो जाए, ये आप लोग की बुक में लिखा हुआ है, और ये अगर हमेशा याद रखें। आपको एमसीक्यूज की एक टिप देता हूँ, आपको कैसे पता लगे कि एमसीक्यूज क्या आ सकते हैं। आपको कोई पेपर, पास पेपर मिला है ना एमसीक्यूज का, ओरिजिनल पेपर, जो डिफरेंट जगह पे आप लोग देखते हैं कि बुक्स में क्लेम होता है कि ये इस बुक में सारे पास एमसीक्यूज है, किसी बुक में पास एमसीक्यूज नहीं है। ये मैं आपको वैसी गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि किसी बुक में मिलते नहीं। कुछ एमसीक्यूज होते हैं लाइक सर्कुलेट इंटरनेट पर कर रहे होते हैं, आपको 100 या 150 टोटल एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट के मिला के इतने मिलते हैं मैक्सिमम। तो उसमें एमसीक्यूज जब भी कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज गौर से देखनी होती है, उस एमसीक्यूज में देखा करें कि एमसीक्यूज क्या आया हुआ है। जैसे लास्ट ईयर आया था नार्कोलिप्सी, नार्कोलिप्सी आया था, तो अगले साल क्या आ सकता है आप लोग ये सोचें। वो कैटा वो आपसे क्या पूछ सकता है, कैटाप्लेक्सी के बारे में पूछ सकता है। वो आपसे क्या पूछ सकता है, वो नार्कोलिप्सी की कोज पूछ सकता है एमसीक्यूज में। तो यानी एक एमसीक्यूज तो आया है, अब इसी के सोचें कि इस तरह के क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इस पे ये 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो इस साल हो सकता है वो पूछे कि नार्कोलेप्सी की वजह क्या होती है, तो एरेक्सिन सिग्नलिंग अगर लॉस हो जाए, या इसका रिसेप्टर डैमेज हो जाए, क्योंकि जिस पे इसने जाके बाइंड करना है अगर वो रिसेप्टर नहीं है, या इसकी प्रोडक्शन यानी इसको जो न्यूरॉन प्रोड्यूस करवा रहा है वो डैमेज हो जाए। गाइड टू यूएचएस में कुछ सही है, कुछ सही है, बट ज्यादा सही उसमें भी नहीं है। कुछ जरूर सही है, कुछ सही होते हैं, बस गाइड टू यूएचएस थोड़ी सी अगर मुझसे पूछें तो ऑथेंटिक है, बाकी कोई भी ऑथेंटिक बुक नहीं है। ये पूछ रहे हैं ज्यादा डेंजरस कौन सी है, नार्कोलेप्सी क्या कैटाप्लेक्सी? नार्कोलेप्सी में ही कैटाप्लेक्सी एक आगे उसका मतलब डेंजरस इंडिकेशन है। यानी कोई किसी को नार्कोलिप्सी है ना, उसको एकदम स्लीप आ जाती है, तो उसमें हो सकता है खतरा होता है कि उसे कैटाप्लेक्सी हो। और कैटाप्लेक्सी उसकी जो कैटाप्लेक्सी में क्या होगा, पैरालिसिस होगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा, और बंदा अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। अब आ जाते हैं मेजर एरियाज। इसमें से जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लास्ट ईयर के एमसीक्यूज पॉइंट है और वैसे भी एमसीक्यूज पॉइंट है आनी चाहिए। वर्निकीज एरिया, ये आप लोगों ने न्यूरल एनाटॉमी में बड़े अच्छे से पढ़े होंगे, इनके ब्रॉडमैन एरिया, ब्रॉडमैन एरियाज याद रखने हैं। न्यूरल एनाटॉमी तो में पूछे जाते हैं। अच्छा जी, जो वर्निकीज एरिया है इसका एक नेम बताऊंगा, ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है और ये गलत करके आते हैं। इसका नेम होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये इसका नेम नहीं है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है सुपीरियर गायरस ऑफ द टेम्पोरल लोब। आप लोग देखेंगे कि ना आपकी जो न्यूरो एनाटमी है उसमें ब्रॉडमैन और वर्निकीज एरिया का जो एरिया है वो थोड़ा सा ना डिफरेंट टाइप से एक्सप्लेन किया गया है वो एक ही जगह पे, बट बताने का अंदाज डिफरेंट है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि अगर फिजियो में एमसीक्यूज आता है तो उसका ये आंसर होगा सुपीरियर गायरस, और ये प्रूफ का एमसीक्यूज है, सुपीरियर गायरस ऑफ द टेम्पोरल लोब।
अगर टू बी वेरी प्रिसाइज, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर गाइरस ऑफ द टेम्पोरल लोब। तो ये आप लोग की गाइडन में भी लिखा हुआ है, ये आप लोग की गाइडन से ही उठाया गया। सो ये आप लोगों ने याद रखना है। वर्निकीज एरियाज से क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसरी एफेजिया, सेंसरी एफेजिया क्या होता है? सेंसरी एफेजिया में आपने आप जो चीज इंटरप्रेट कर, आप फॉर एग्जांपल बुक पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही, वो सेंसरी एफेजिया वैसे नहीं है। अगर मतलब किसी का डैमेज है तो ऑब्वियसली वो कोई चीज पढ़ रहा है या वो कोई चीज देख रहा है, विजुअली देख रहा है, या वो कोई पढ़ रहा है या सुन रहा है, उसको समझ नहीं आएगी ये बात हो क्या रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, अगर आपको ना समझ आए तो वर्निकीज एफेजिया है। लेकिन ये अब नॉर्मल पर्सन की बता रहा हूँ, उनको कुछ समझ नहीं आता। चले फिर सेंसरी एरिया, सेंसरी एफेजिया, सेंस ऑफ लिसनिंग और विजुअलाइजिंग, उसके बाद जो इंटरप्रिटेशन होती है उनकी लॉस हो जाती है। फिर होता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो एंगुलर गाइडस होता है, ये बात याद रखिए। उसमें जो आपको वर्निकीज बताया था ना, उसमें रीडिंग यानी जो विजुअल थी, और हियरिंग उसमें जो सुन रहा था, उसको दोनों से समझ नहीं आता। अगर उसका सिर्फ एंगुलर गाइडस हमारे पास हो जाए डैमेज, तो जो उसकी विजुअल परसेप्शन होती है, सिर्फ विजुअल परसेप्शन, वो लॉस हो जाती है। यानी वो बुक, फॉर एग्जांपल किसी बंदे का एंगुलर गाइडस डैमेज हो गया, वो बुक पढ़ेगा, उसको समझ नहीं आएगा, उसको वो परसीव नहीं कर पाएगा। अगर उसका वर्निकीज एरिया इंटैक्ट था, एंगुलर गाइडस सिर्फ डैमेज हुआ है, तो विजुअल परसेप्शन गई। बट अगर उसको कोई लेक्चर दे रहा है, फॉर एग्जांपल मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप लोग को लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, उसको बोर्ड पे लिखा समझ नहीं आएगा, उसको सुन के सब कुछ समझ आएगा, तो उसका एंगुलर गाइडस डैमेज होगा। मतलब जो इस तरह का पेशेंट होता है। तो आप लोगों को ये आइडिया हो गया। फिर ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोकाज एरिया क्या होता है? ये आपका मोटर एफेजिया इसको कहते हैं, अगर ये डैमेज हो जाए। और इसमें ये एमसीक्यूज है, मोटर एफेजिया किसके डैमेज से होता है, सेंसरी एफेजिया किसके डैमेज से होता है, विजुअल परसेप्शन लॉस किस चीज के डैमेज की वजह से होती है, ये तीनों ही एमसीक्यूज पॉइंट है। और वर्निकीज एरिया की पोजीशन भी एमसीक्यूज पॉइंट है। तो ये आप लोगों के हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और लेफ्ट हेमिस्फेयर अगर डैमेज हो जाए, लेफ्ट हेमिस्फेयर अगर डैमेज हो जाए, लेफ्ट हेमिस्फेयर आपका डोमिनेंट होता है मेनली। तो अगर लेफ्ट हेमिस्फेयर डैमेज हो तो ये वाली जो परसेप्शन होती है वो लॉस होने के, लैंग्वेज की परसेप्शन और लैंग्वेज बोलने की, मोटर एफेजिया होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं हंटिंगटन्स कोरिया। पीछे हंटिंगटन्स डिजीज आप लोगों को बताई थी, हंटिंगटन्स कोरिया के एमसीक्यूज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके एमसीक्यूज आते हैं। इसको हंटिंगटन्स डिजीज भी कहते हैं, हंटिंगटन्स कोरिया भी कहते हैं। हंटिंगटन्स कोरिया, ये दूसरे कोरिया से डिफरेंट है। इसमें इसकी कोज क्या होती है, एमसीक्यूज है। अदर नेम ऑफ वर्निकीज एरिया हमारे पास होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द, वेट अ मिनट, इसका नेम मुझे खुद कंफ्यूज हो जाता है समटाइम्स। एक सेकंड में आप लोग को देख के बताता हूँ फिर से, किसी को याद है तो वो लिख के बता दे एक बारी। ये होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर गाइडस ऑफ द टेम्पोरल लोब। वर्निकीज एरिया का पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर गाइडस ऑफ द टेम्पोरल लोब। अब आ जाते हैं हंटिंगटन कोरिया। इसकी कोज क्या होती है? लॉस ऑफ द सेल बॉडी ऑफ GABA secreting neuron and the plus acetylcholine secreting neuron. What is acetylcholine? Acetylcholine is a neurotransmitter और ये cholinergic nerves इसको रिलीज करती है। तो ये हमारे पास हो गया हंटिंगटन डिजीज की कॉज। दिस इज एन एमसीक्यूज पॉइंट, ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आता है। फिर इसका अगला एमसीक्यूज पॉइंट है, इसमें ना दो चीजें होती है, इसमें होती है एबनॉर्मल मूवमेंट, हंटिंगटन डिजीज एबनॉर्मल मूवमेंट, और इसमें होता है डिमेंशिया। इसमें ये दो चीजें होती है। जो हमारे पास एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती है ना, वो ये जो लॉस ऑफ गाबा एंड कोलिनर्जिक एक्टिविटी है, इसकी वजह से होती है। और जो हमारे पास डिमेंशिया होता है, ये हमारे पास होता है फ्रॉम द लॉस ऑफ
एसिटाइलकोलिन सिक्रीटिंग न्यूरॉन। अल्जाइमर्स डिजीज में भी आप पढ़ेंगे कि एसिटाइलकोलिन सिक्रीटिंग न्यूरॉन की वजह से अगर वो हमारे पास डैमेज हो जाए तो अल्जाइमर्स डिजीज होती है। अल्जाइमर्स डिजीज बीटा एमिलॉइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है। उसमें आप लोग को पता है अल्जाइमर्स डिजीज जिसको हो उसको डिमेंशिया, उसकी याददाश्त खत्म होने लग जाती है। इसी तरह हंटिंगटन डिजीज का जो डिमेंशिया है वो हमारे पास एसिटाइलकोलिन सिक्रीटिंग न्यूरॉन के लॉस की वजह से होगा। जो इसकी एबनॉर्मल मूवमेंट है वो गाबा प्लस एसिटाइलकोलिन दोनों की वजह से होगी। तो ये दोनों एमसीक्यूज पॉइंट है। और हमारे पास अनदर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ हंटिंगटन डिजीज, इसमें हमारे पास क्या होती है, म्यूटेशन होती है। ये हमारे पास किसकी होती है, CAG सीक्वेंस है, ये ऐड हो जाता है। ये एक ट्रिपलेट सीक्वेंस होता है। ये ट्रिपलेट सीक्वेंस बार बार रिपीट होने लग जाता है और इसके रिजल्ट में हंटिंगटन डिजीज हो जाती है। और ये ट्रिपलेट सीक्वेंस किस अमाइनो एसिड को इनकोड करता है, ग्लूटामेट को। सो ये सारे ही एमसीक्यूज पॉइंट है फ्रॉम हंटिंगटन डिजीज। तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखने। चलिए हंटिंगटन डिजीज के भी हो गए। अब हमारे पास एक और एपिलिप्सी से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। हंटिंगटन डिजीज की रीजन बताता हूँ। रीजन हंटिंगटन डिजीज में दो चीजें होती है। एक होती है हमारे पास एबनॉर्मल मूवमेंट्स, एक होती है हमारे पास ये एबनॉर्मल मूवमेंट है। एक हमारे पास होता है डिमेंशिया। एबनॉर्मल मूवमेंट्स ड्यू टू द डैमेज ऑफ गाबा एंड एसिटाइलकोलिन सिक्रीटिंग न्यूरॉन, इसमें ये दोनों डैमेज हो जाएंगे। और डिमेंशिया इज ड्यू टू द एसिटाइलकोलिन सिक्रीटिंग न्यूरॉन। सही हो गया, ये हमारे पास हंटिंगटन डिजीज है। हाँ जी, ये हंटिंगटन डिजीज बायोकेमिस्ट्री वाले है। पेटिट मॉल एपिलिप्सी। पेटिट मॉल एपिलिप्सी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है जिसको कहते हैं एब्सेंस सिंड्रोम। ये भी गाइटन की लाइन है। ये मैं आपको सारी गाइटन से चीजें बता रहा हूँ, कोई अपने से नहीं बता रहा। सिर्फ सेरिबेलम और पार्किंसन में ज्यादातर अपने से बताएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पार्किंसन डिजीज और सेरिबेलम जहां जहां से भी कर सकते हैं कर लें। वाइवा कोई ऐसा नहीं होना जिसमें वो ना पूछा जाए, कोई ऐसा वाइवा नहीं होना जिसमें रिफ्लेक्सेस ना पूछे जाए। वो दोनों ऐसे चैप्टर्स है, इसलिए मैंने उनके वजह से बहुत ज्यादा पॉइंट्स आप लोग को बताए हैं जो कि अगर आप लोग बताएंगे तो ऑब्वियसली एग्जामिनर विल गेट इंप्रेस्ड। और हमारे पास होता है एब्सेंस एपिलिप्सी। ये हमारे पास इसको कहते हैं पेटिट मॉल एपिलिप्सी। सही हो गया, ये इसके पॉइंट्स हैं। अच्छा जी, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्किंसंस डिजीज है किसी पेशेंट को, ये सिनेरियो याद रखना है। ये इस लेवल पे आप लोग से पूछ सकते हैं, मतलब वाइवा में पूछ सकते हैं खासतौर पे। पार्किंसंस डिजीज है उसको, ये आप लोग की बुक में बड़ा वेग करके लिखा हुआ है लेकिन लिखा हुआ है पार्किंसंस डिजीज है, आपने उसको दे दिया एल डोपा। अब उसको एक और डिजीज के सिम्टम्स आने लग जाएंगे, आने के चांसेस है। कौन सी डिजीज के सिम्टम्स आने के चांसेस है, किसी को बताओ। किसी को नहीं पता, चलिए मैं बता देता हूँ। उसको आने लग जाएंगे शिज़ोफ्रेनिया। शिज़ोफ्रेनिया के आने लग जाएंगे। यानी आप लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है पार्किंसंस डिजीज किस वजह से मेनली होती है, डोपामीन अगर कम हो जाए। एल डोपा बेसिकली क्या कर रहा है, डोपामीन लेवल को नॉर्मल कर रहा है। और शिज़ोफ्रेनिया में क्या होता है, डोपामीन लेवल ज्यादा हो जाता है। सही हो गया। तो यानी अगर आप डोपामीन से उसका एल डोपा देके इलाज कर रहे हैं तो डोपामीन लेवल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा और उसको शिज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स आने लग जाएंगे। सो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो इसकी जो मैनेजमेंट होती है बड़ी प्रिसाइजली की जाती है क्योंकि एक डिजीज की वजह से दूसरी, शिज़ोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट करते करते पार्किंसन डिजीज होने के चांसेस, मतलब सिम्टम्स आ जाते हैं। A major, another MCQs, prof MCQs, a major part of limbic system। ये तो बड़ा इजी MCQs है लेकिन prof का ही MCQs है। क्या होता है मेजर पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम। अब थोड़े से MCQs रह गए, जल्दी जल्दी से मैं आप लोग को करवा दूँ। मेजर पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम किसी को बताओ। The major part of limbic system is hypothalamus. This is prof MCQs. Next, neglect syndrome। किस चीज का डैमेज की वजह से निग्लेक्ट सिंड्रोम होता है। And other important question. Neglect syndrome is due to the damage of the posterior
पेराइटल कोर्टेक्स। ये आप लोग की बुक में एक डायग्राम। निग्लेक्ट सिंड्रोम क्या होता है? वो पर्सन है, उसको पता ही नहीं है उसकी लेफ्ट आर्म है भी कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका डैमेज उसके अकॉर्डिंग हुआ है, अब मुझे ये एग्जैक्ट याद नहीं है, ऑपोजिट ही डैमेज होता है, उसको नहीं पता कि अगर उसका डैमेज हुआ है ना पोस्टीरियर पैराइटल कोर्सर, उसको अपनी एक साइड जो जिस साइड पे वो अब डैमेज हो रहा है, अब उसको नहीं पता कि उसकी वो राइट साइड है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर डैमेज हुआ है, मुझे नहीं पता मेरी राइट साइड है कि नहीं, मैं हर काम ही लेफ्ट साइड से कर रहा हूँ। मैं कोई चीज बनाऊंगा तब भी मैं ये लैपटॉप देख रहा हूँ, मैं लैपटॉप की लेफ्ट साइड बना दूंगा, राइट साइड मुझे लगेगा कि इसकी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये इसमें ये होता है, ये निग्लेक्ट सिंड्रोम होता है। सही हो गया। नेक्स्ट आ जाता है डोपामीन पाथवे। अब ये पाथवेज याद कर लें, ये पाथवे इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। एक होता है डोपामीन पाथवे, ये कहाँ से कहाँ तक होता है। फर्स्ट पाथवे इज डोपामीन पाथवे। ये हमारे पास होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा। आई थिंक कॉन्ट्रालैटरल होती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। आई थिंक कॉन्ट्रालैटरल ही होती है जो निग्लेक्ट सिंड्रोम है। बुक में लिखा हुआ है, एक बार मैं कंफर्म करके बता दूंगा। डोपामीन पाथवे डैमेज सब्सटेंशिया नाइग्रा से स्टार्ट होता है और जाता हमारे पास कहाँ पे है, कोडेट न्यूक्लियस एंड पुटामिन। ये हमारे पास है डोपामिनर्जिक पाथवे, यानी सब्सटेंशिया नाइग्रा से यहाँ पे डोपामिन रिलीज हो रही है। ये फर्स्ट पाथवे। एक और पाथवे, सेकंड पाथवे, गाबा पाथवे, गाबा एनर्जी। ये हमारे पास जाता है कोडेट न्यूक्लियस से सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड ग्लोबस पैलिडस। ये हमारे पास जाता है, ये होता है गाबा पाथवे। सही हो गया। नेक्स्ट आ जाता है एसिटाइल कोलिन पाथ। ये हमारे पास जाता है कोडेट न्यूक्लियस एंड पुटामिन से ग्लोबस पैलिडस। सही हो गया। ये हमारे पास आगे पाथवेज, ये आप लोग को आनी चाहिए। नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स, एरियाज इन प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से करना। एरिया फ्रॉम प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, इसमें जो है फेस एंड माउथ का एरिया एंड माउथ एरिया, ये हमारे पास होता है नियर द सिल्वियन फिगर। So we have 10 minutes of the meeting. So inshallah I will wind up in 10 minutes. Near face and mouth, near हमारे पास होता है सिल्वियन फिगर। सही हो गया। ये एमसीक्यूज पॉइंट है प्रॉफ का। नेक्स्ट एक आ जाता है लेग एंड फुट एरिया किधर होता है। मोटर कॉर्टेक्स की बात हो रही है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। लेग एंड फुट एरिया होता है डिप इनटू लॉन्गिट्यूडिनल फिगर। लॉन्गिट्यूडिनल आपको पता है, दो जो हेमिस्फेयर के दरमियान में फिगर होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल होता है। ये हमारे पास हो गए मोटर एरिया। अब आ जाता है रैपिड आई मूवमेंट का एक और नाम, नॉन सिंक्रोनस, या उसके अलावा पैराडॉक्सिकल स्लीप। इसको पैराडॉक्सिकल स्लीप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी बीटा वेव होती है, जबकि आप जब उठे होते हैं तब भी बीटा वेव होती है। तो सोते हुए बीटा वेव इसमें आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द पैराडॉक्सिकल स्लीप। न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, नॉर एड्रीनालिन। Neurotransmitter of non-rapid eye movement sleep, the one and only the happy hormone serotonin. So the more the serotonin, the इसलिए जो लोग SSRIs लेते हैं फॉर द डिप्रेशन और फॉर कोई भी टेंशन की वजह से, तो उनमें क्या होता है, सेरोटोनिन लेवल ज़्यादा हो जाता है, और सेरोटोनिन जब ज़्यादा होगा तो उनको अच्छी स्लीप आ रही होती है। तो ये मेडिसिन का एक्शन होता है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोग के हो गए। अब कुछ MCQs हैं जो आप लोगों से मैं पूछूंगा और आप लोग आंसर बता सकते हैं। 2-3-4 MCQs दिए हैं, फिर उसके बाद वाइंड अप होगी। इधर तक मुझे बताएं आप लोगों को सब समझ आ गया जो भी बताया, और आई होप आप लोग को इससे फ़ायदा होगा।
when you will sit in the exam or when you will go for the viva, after revising these points you will feel a great difference in you. और याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अब इधर वैसे आम बातों में बता दूं कि जो गाइडेंस से मोटर फिजियोलॉजी होती है इसमें से कम कोशिश करें कि जो रिफ्लेक्सेस है वो देख लें, मसल स्पिंडल्स और इन सब के कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि जो आपके रिफ्लेक्सेस है, सुपरफिशियल एंड द डीप रिफ्लेक्सेस, इसमें से आप लोग के लॉन्ग प्रैक्टिकल 50% ऑफ द क्लास को आया होगा और उसका जो वाइवा होता है वो 20 मार्क्स का होता है और वो इन्हीं पॉइंट्स में से हो रहा होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा ये इतने इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्लिनिकल ये होती है कि आपके पास कोई पेशेंट आया, फॉर एग्जांपल उसकी नर्व कोई डैमेज आपको सस्पेक्ट है, उसकी कोई स्पाइनल नर्व डैमेज है, आप उसका नी जर्क करते हो, उसका नी जर्क परफॉर्म नहीं होता। नी जर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेकिंग इंटेग्रिटी ऑफ L2 to L4, देन इट विल इंडिकेट कि इसको हो सकता है इसका अगर राइट नी जर्क नहीं परफॉर्म हो रहा, सिर्फ लेफ्ट हो रहा है, तो हो सकता है कि इसकी जो राइट जो लंबर पार्ट है वहाँ पे कोई डैमेज हुआ हो। तो ये चीज़ें ये आपको क्लिनिकली बहुत हेल्प करेगी। अब इसमें क्या होता है, आप उसका टेस्ट करवाते हैं, MRI करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, क्या क्या करवाते हैं, फिर जाके आप आइडिया लगाते हैं। बट इसमें क्या सिंपल से एक नी जर्क से आप उसको बता रहे हो कि ये डैमेज हुआ है। तो इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा लाइफ में इंपॉर्टेंस है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सही हो गया। तो ये आप लोग गाइडेंस से एक ये चैप्टर, एक सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया वाला और स्लीप वाला चैप्टर। और इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि इसको शॉर्ट लिस्ट कर लें, अपने नोट्स बना लें। अगर आप लोग से नहीं होता, अपने नोट्स बना ले, प्रॉफ में इसके नोट्स रिवाइज करके जाएंगे, इनफ हो जाते हैं, मतलब रिवाइज चीज़ें हो जाती हैं साथ। क्योंकि नोट्स बनाने का मकसद है, रशीद में या जो फैमिली का आप लोग बुक्स पढ़ते हैं उसमें नो डाउट उन्होंने बड़ा सिंप्लीफाई किया है। जब आप गाइडन पढ़ोगे आपको एटलीस्ट उसका पूरा बेसिस पता होगी। जब आप कोई और छोटी बुक पढ़ोगे आपको उसकी बेसिस नहीं पता होगी, आपको उसका रट्टा पता होगा। एंड देयर इज नो यूज ऑफ मतलब क्रेमिंग, अगर आप लोगों को उसका आइडिया ना हो सही वाला। ये वाली जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो फिर ऑब्वियसली दो ही तो इम्पोर्टेंट सिस्टम है कि योर ब्रेन एंड वन इज योर हार्ट, और दोनों ही बच्चे छोड़ जाते हैं। देन आप लोगों ने खुद सोचें, इलाज जब करना है किसी का तो आपको ये दोनों चीज़ें अगर ना आती हो। चलिए अब आप लोग से MCQs पूछते हैं। बड़ा इजी MCQs है, ये आप लोग को पता होगा। विच रिफ्लेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनोसाइनेप्टिक एक्साइटेशन ऑफ इप्सिलेटरल होमोनोमस मसल? कौन सा रिफ्लेक्स होता है? दिस इज स्ट्रेच रिफ्लेक्स। यस, वेरी गुड, इजी। इसके डिफरेंट नाम्स, मायोटैटिक रिफ्लेक्स, एक और नाम जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स का इंपॉर्टेंट बताया था, डीप टेंडन रिफ्लेक्स इज एन अदर नेम ऑफ स्ट्रेच रिफ्लेक्स। ये हो गया। ये MCQs जो बता देगा आई विल गेट इम्प्रेस्ड। द excessive muscle tone produced in decerebrate rigidity. Rigidity can be reversed by, इतना इजी नहीं है, can be reversed by। किसी को ये डिसेरिब्रेट रिजिडिटी होगी, अब उसकी ये टोन को रिवर्स करना है, यानी इसको सही करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन सुने। वन ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रुप 1A एफरेंट, ये ऑप्शन 1 है। Stimulation of group 1A afferent, stimulation of gamma motor neuron, stimulation of alpha motor neuron, cutting of dorsal root, और उसके अलावा ट्रांजैक्शन ऑफ सेरिबेलर कनेक्शन। चले, इसका आंसर अभी तक सबके गलत आ रहे हैं। एक का सही आ गया, बस एक का सही आया। चले, जिसका सही आया वो मुझे ये लाजमी बताएगा कि आपको आता था कि नहीं। कटिंग ऑफ द डोर्सल रूट, अगर आप उसकी डोर्सल रूट कट कर देंगे तो क्या होगा कि जो सिग्नल है, सिग्नल ही नहीं जाएगा। जब उसके स्पाइनल कॉर्ड में कोई सिग्नल जा ही नहीं रहा,
असल में जो डीसेरिब्रेट रिजिडिटी होती है ये हमारे पास दो चीज, एक इस वजह से भी होती है, जो आपके स्पिंडल होते हैं ये बहुत ज्यादा, जो मसल स्पिंडल होते हैं ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए होते हैं। इसके सेंसिटिव होने का क्या मतलब है कि हल्का सा इनमें चेंज आया, मतलब पहले इनमें इतना चेंज आता तो इन्होंने डिटेक्ट करना था, बट अगर सेंसिटाइज हो गया तो इतना सा भी स्ट्रेच हुआ है तो इसने डिटेक्ट कर लिया, पीछे से सिग्नल गया, सिग्नल आके कॉन्ट्रेक्शन हो गया। तो अगर हम इसको कट कर देंगे डोर्सल रूट को, तो जो ये जितना मर्जी ये सेंसिटिव हो गया था इसका सिग्नल जाएगा ही नहीं। तो जो डीसेरिब्रेट रिजिडिटी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि इसमें दोनों में ये चीजें होती है, डीसेरिब्रेट रिजिडिटी में भी होती है, इसकी एक और कॉज रिजिडिटी की ये भी होती है कि अगर मसल स्पिंडल सेंसिटाइजेशन हो जाए ज्यादा, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन भी इसकी कॉज होती है। तो उन दोनों में यही चीज की जाती है कि अगर डोर्सल रूट काट दी जाए तो सेंस, क्योंकि इसने सेंस करके लेके जाना होता है, डोर्सल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसरी थिंग, तो फिर वो बंदा सही हो जाता है। तो ये उसके रिवर्सल का होता है। Next MCQs, which of the following part of the body has the cortical motor neuron with the largest represent on the primary motor area? प्राइमरी मोटर एरिया जो है उसमें लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन किस चीज की होती है? तीन चीजें याद रखनी है इसमें, फिंगर, हैंड, फेस। सही होगा, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ। सो द लास्ट मिनट, और लास्ट मिनट में लास्ट एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट रेट, रेंज, फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट? कौन सा पार्ट रेट, रेंज और डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन करवाता है? यस, द राइट आंसर इज सेरिबेलम। आपको बताया था कि अगर ये डैमेज हो जाए तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आप लोगों की कोऑर्डिनेशन इकट्ठी सही नहीं रहेगी। So this is all about today's lecture. Do give your review in the WhatsApp group. I hope it will help you in the prof and prof Vivas, prof everything, prof MCQs, SCQ में भी help मिलेगी. So thank you very much for listening. Allah Hafiz.